साल 2024। कश्मीर की घाटी में ठंड अपने चरम पर थी। पेड़ नंगे और घाटी एक सन्नाटे में डूबी हुई थी। श्रीनगर के एक पुराने सुनसान इलाके में स्थित था गुलाब बाग कैंप, जो अब एक परित्यक्त सेना कैंप बन चुका था। किसी समय यहाँ सेना की हलचल थी, लेकिन अब ये वीरान था। एक अफवाह पिछले कुछ महीनों से पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। आयुष अपनी ड्यूटी पर था। कौन है वहाँ? आयुष ने एक अजीब सी आवाज सुनकर हवा में ही पूछा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आयुष फिर अपनी ड्यूटी करने लगा। फिर तभी रात के समय अजीब आवाजें आईं, जैसे कोई फौजी बूट पहनकर तेजी से चल रहा हो। सर, आप है क्या वहाँ? आयुष उसी दिशा में मुड़ा और चलने लगा। थोड़ी देर चलने पर उसको लगा जैसे कोई घुटी घुटी चीख मार रहा हो। फिर भी वो नहीं रुका, चलता रहा। आगे चलने पर उसने स्थानीय लड़कों की लाशें झील में देखी। तब डर ने शक को यकीन में बदल दिया कि यहाँ जरूर कोई ना कोई तो था। जिसने भी ये किया है वो बच नहीं पाएगा। भारत सरकार ने इस रहस्य की तह तक जाने के लिए एक विशेष टीम गठित की, डी स्क्वाड। ये टीम आतंकवाद से जुड़े असाधारण मामलों की छानबीन करती थी। इस टीम के प्रमुख थे कैप्टन आरव रंधावा। लेकिन उनको क्या पता था, इस बार मामला सिर्फ आतंक का नहीं था, बल्कि भूतिया आतंक का था। डी स्क्वाड रात 10 बजे गुलाब बाग कैंप पहुंची। टीम में कैप्टन आरव के अलावा साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिया सेन, तकनीकी विशेषज्ञ कबीर और हथियार विशेषज्ञ इमरान शामिल थे। उन्होंने अपने कैमरे, सेंसर्स और नाइट विजन डिवाइसेस को सक्रिय कर दिया। कोई है यहाँ? कोई जवाब नहीं आया। रिया ने कांपती आवाज में कहा, ये हवा से नहीं हुआ। कबीर ने कैमरे को उस दरवाजे की ओर घुमाया और तभी कैमरे में एक साया उभरा। सेना की वर्दी में कोई लंबा सा आदमी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और उसकी आंखें लाल। कैमरा जैसे ही उस पर फोकस करने लगा, वो आकृति हवा में गायब हो गई। अगले ही पल इमरान के पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वो चीखते हुए दीवार से जा टकराया। ये कोई आतंकी नहीं, ये कुछ और है। आरव ने तुरंत पूरे कैंप को घेराबंदी में ले लिया, लेकिन भूत कोई इंसानी आतंकी नहीं होता। रिया ने फाइलों में जो पढ़ा था वो अब सामने आ रहा था। 2003 में इसी कैंप में एक आतंकी पकड़ा गया था, अब्बास मुजफ्फर। वो आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड था। जब सेना ने उसे हिरासत में लिया तो उसने कहा था, तुम मेरी मौत के बाद भी मुझसे बच नहीं पाओगे। उसे कड़ी पूछताछ में मार दिया गया, लेकिन मरने से पहले उसने अपने शरीर को एक विशेष तांत्रिक विधि से तैयार कर लिया था, जिससे उसकी आत्मा को शांति न मिले, बल्कि वो भटकती रहे और जो कोई इस कैंप में आए उसे अपना शिकार बना ले। हमें अब्बास की आत्मा को नष्ट करना पड़ेगा। अब्बास की कब्र इस कैंप के पीछे के गुप्त बंकर में बनाई गई थी, जहां उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। वहीं से उसकी आत्मा ताकत ले रही है। हम आज रात वहीं जाएंगे और इस आतंक को यहीं खत्म करेंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब्बास की आत्मा अब अकेली नहीं थी। उसने उस कैंप में मरे सैनिकों की आत्माओं को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया था। डी स्क्वाड ने गुप्त बंकर की ओर बढ़ने की तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार एक नहीं, हर साया एक सैनिक की वर्दी में, मगर आंखें बुझी हुई। ये सब भारतीय सैनिक थे। रिया की आंखें नम हो गई। नहीं, अब ये अब्बास की सेना है। इनकी आत्माओं को अब्बास ने बांध लिया है। ये मरकर भी जिंदा है, लेकिन किसी और की मर्जी से। रिया जानती थी कि इन आत्माओं से मुकाबला सिर्फ बंदूक से नहीं होगा। हम इसे सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं। इसकी सीमा 100 मीटर है। कबीर ने चिताया। टीम ने गुप्त बंकर की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर अजीब आवाजें, जैसे कोई छत से लटक रहा हो, कोई बगल में फुसफुसा रहा हो। और तभी इमरान कहाँ गया? इमरान गायब हो गया। इमरान कुछ ही सेकंड पहले टीम के साथ था। अगले पल वो नदारद। कैमरों को रिवाइंड किया गया और उसमें जो देखा गया वो खौफनाक था। इमरान के पीछे एक काला धुआं धीरे धीरे लहराते हुए आया और उसे लपेटकर दीवार में समा गया। रिया रो पड़ी। हम उसे नहीं बचा सके। हमें हर कीमत पर अब्बास को खत्म करना ही होगा। बंकर एक लोहे के भारी दरवाजे के पीछे था, जो सेना द्वारा वेल्डिंग से बंद किया गया था। कबीर ने उपकरण लगाकर दरवाजा खोला। दरवाजे के खुलते ही तेज हवा का झोंका उनके मुंह पर पड़ा। तभी अचानक बंकर की छत से एक साया उतरा। मुझे नहीं मार सकते, मैं बदला हूँ। अब्बास की आत्मा गूंजते स्वर में बोली। आरव ने पवित्र रुद्राक्ष से युक्त बुलेट फायर की, एक विशेष गोली जिसे तांत्रिक साधु ने दिया था। ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम लोगों के पास बहुत कम समय है।
अब्बास ने हंसते हुए कहा। घड़ी चल चुकी है, 29 मिनट। जैसे जैसे समय घटता गया, अब्बास आत्माओं के माध्यम से टीम के दिमाग पर हमला करने लगा। कबीर को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो वर्षों पहले मर चुकी थी। रिया को अपने पिता का चेहरा दिखा जो जलते हुए कह रहे थे, तू मुझे नहीं बचा सकी। आरव ने दोनों को एक जोरदार झटका दिया। ये असली नहीं है, ये उसकी चाल है। डॉक्टर रिया ने तंत्र मंत्र की पुरानी किताब से अग्निकुंड बनाने की विधि निकाली। उन्होंने बंकर के बीच में एक त्रिकोण बनाया, 3 दिशाओं में मिट्टी के दीपक और बीच में गंगा जल से भरा कलश रखा। अब्बास की आत्मा इस घेरे में फंस गई। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं इस घेरे से डरूंगा? नहीं, हम तुझसे नहीं, तेरे अतीत से लड़ रहे हैं। और उसी समय रिया ने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। कबीर ने खुद को तंत्र से जोड़ दिया। मैं ही वो माध्यम बनता हूँ। मर जा, मेरे साथ तू भी जाएगा। लेकिन उसी पल संजीवनी मंत्र ने पूरे बंकर को नीले प्रकाश से भर दिया और अब्बास की आत्मा जोर से चीखती हुई पिघलने लगी। उसकी चीख अंधेरे में विलीन हो गई। बंकर अब शांत था। कबीर बेसुध पड़ा था मगर जिंदा। आरव ने हाथ जोड़कर आत्माओं को प्रणाम किया। अब तुम आजाद हो। डी स्क्वाड की सफलता के बाद पूरी सेना में एक सन्नाटा था। एक आतंकवादी की आत्मा को नष्ट करना कोई सामान्य बात नहीं थी। पर यह खबर यही नहीं रुकी। नई दिल्ली रक्षा मंत्रालय में गुप्त मीटिंग चल रही थी। तो आप कह रहे हैं कि यह अब्बास केवल भारत का नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आत्मिक युद्ध का हिस्सा था? जी सर, हमें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से भी ऐसे ही आत्माओं की रिपोर्ट मिल रही है। ये सिर्फ मरे हुए आतंकवादी नहीं बल्कि एक संगठित स्पिरिचुअल टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। इस रहस्य की गहराई को जानने के लिए पत्रकार जोया रहमान सामने आई। उसने अफगान सीमा के पास कई महीनों तक एक रहस्यमयी साधु का अनुसरण किया था जो मरते हुए आतंकवादियों की आत्माएं कैद कर रहा था। उसका नाम था बाबा निगहबान। बाबा निगहबान असल में एक रूसी तांत्रिक था, इगोर सेरनोव, जो आत्माओं को बंद करके उन्हें आतंक के उपकरण की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब्बास उसका पहला भारतीय प्रयोग था। जोया रहमान ने चुपके से रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया जिसमें एक आत्मा दीवारों में से गुजरती हुई संसद के पास घूम रही थी। केंद्र सरकार ने डी स्क्वाड को दोबारा सक्रिय किया। आरव, कबीर और रिया फिर एक साथ थे। इस बार उनकी मंजिल थी उत्तराखंड की गुप्त घाटी। रिया जोर से चिल्लाई, तुम हमारे अपने हो, दुश्मन नहीं। और तभी बाबा निगहबान प्रकट हुआ। लंबे बाल, लाल आंखें और गले में मरे हुए लोगों की हड्डियों की माला। तुम शरीर के योद्धा हो और मैं आत्माओं का स्वामी। रिया ने एक साहसिक प्रयोग किया। उसने अपनी बंदूक निकालकर बाबा के सामने रखी। बाबा हंसा। तू अकेली क्या कर लेगी? बाबा ने रिया को मार दिया। रिया की आत्मा से एक उज्ज्वल प्रकाश निकला और उसने आसपास की आत्माओं को छूते ही उन्हें शांत कर दिया। बाबा चीखा, यह सब कैसे हो रहा है? ये तो मेरी आत्माएं थी। तुमने मुझे मारकर गलती कर दी। फिर रिया और बाकी आत्माओं ने मिलकर बाबा को मार दिया। अब सब शांत हो गया। बस रिया को सबने खो दिया, लेकिन वो खुश थी।